द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में जो क्रांति, ये क्रांति क्या है? फ्रांस तो लोग सब जान रहे हैं कि एक कंट्री है जिसका कैपिटल पेरिस है, और ये फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में यानी कि क्रांति हुआ। व्हाट इज दिस क्रांति? रिवोल्यूशन जिसे हम लोग बोल रहे हैं। एक रिवोल्यूशन होता है जो अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड कर रहे हैं, एक वो वाला रिवोल्यूशन हो गया। ये वो वाला रिवोल्यूशन नहीं है, ये दूसरा रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन, क्रांति ये है, चेंज है। क्रांति क्या है यहाँ पे? फ्रांस में क्रांति यानी कि फ्रांस में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके वजह से कुछ चेंजेस आए। हालांकि वो चेंजेस पॉलिटिकल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं, बट द चेंज दैट इज कमिंग इज कॉल्ड क्रांति। चेंज लाने के लिए जो क्रियाएं की गई, जो वर्क्स किए गए, जो प्रोटेस्ट या जो भी मूवमेंट थे, जो भी मतलब जो भी प्रोसेसेस थे किए जाते हैं चेंजेस को लाने के लिए, दैट इज योर रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस में लाया गया क्रांति, ये चैप्टर, क्रांति कैसे फ्रांस में आया, क्या क्या इसके अंदर हुआ, ठीक है। सो अगर बात करें हम लोग चैप्टर का, तो ये स्टार्ट होता है एक डेट से, वो है डेट 14 जुलाई 1789। हालांकि बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट ये स्टार्टिंग है, जस्ट बहुत आगे की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये डेट जो है ये बिगिनिंग है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये 14 जुलाई 1789 जो है ये डेट एक बिगिनिंग है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और इसके बाद कई तरह के लगातार इवेंट का एक तरह से मतलब सीरीज बनता गया, इवेंट्स होते गए होते गए होते गए, और ये लास्ट होता है एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन मतलब मारना, हत्या करना, सरेआम मारना। एग्जीक्यूशन पे खत्म होता है। किसके एग्जीक्यूशन पे? तो एग्जीक्यूशन ऑफ किंग, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ किंग बोलना ज्यादा बेटर है। जो फ्रांस का किंग है उसके एग्जीक्यूशन पे जाके ये कहानी, जो रेवोल्यूशन की कहानी है, वो खत्म होती है बेसिकली। ये रिवोल्यूशन का बात था। अब ये डेट क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 का दिन है, और जो कैपिटल सिटी है फ्रांस की पेरिस, इसमें माहौल थोड़ा सा टेंशन में है। पेरिस में माहौल कैसा हो गया? टेंशन का माहौल बना हुआ है पेरिस में। लोग डरे हुए हैं। ऐसा लोगों के बीच में रूमर फैला हुआ है कि किंग ने पेरिस में क्या भेजा है? आर्मी भेजा है। किंग ने पेरिस में क्या भेजा है? आर्मी भेजा है। और जो आर्मी पेरिस में आई है वो ओपन फायर करेगी। जो आर्मी पेरिस में घूम रही है वो क्या करने वाली है? ओपन फायर करने वाली। इस बात का रूमर फैल गया था, अफवाह फैल गया था जनता में। अब जिसके बाद से लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या बनाएंगे? पीपल्स मिलिटिया। मतलब हम लोग जो लोकल लोग हैं वो अपना एक फौज हम लोग भी बना लेंगे। हम भी एक ग्रुप की तरफ, फौज की तरफ तैयार हो जाएंगे। और फौज है तो उसको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? हथियार की, आर्म्स की जरूरत होगी, हथियार की जरूरत होगी। तो इसके लिए करीब 7,000 मेन एंड वुमेन क्या करते हैं? एक पीपल्स मिलिटिया बनाते हैं, अपना फौज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है, उन पे हमला करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे लूटपाट मचाना स्टार्ट करते हैं। और जिसमें से सबसे फेमस जो आता है वो होता है बेस्टाइल का प्रिजन। बेस्टाइल का प्रिजन, फोर्टेस प्रिजन था ये। फोर्टेस मतलब होता है किला। किला द्वारा बनाया गया, किला बंदी किया हुआ था उस जेल में, बेस्टाइल के जेल में। लोग इसमें घुस गए, बेस्टाइल वाले पैलेस में घुस गए, जेल में घुसे। वहां पे जितने भी कैदी थे उनको करवा दिया आजाद, और वहां का जो कमांडर था उसको मार के पूरा जितना भी वहां पे हथियार था सब लूट लिया गया। दूसरा बात यहाँ ये हुआ कि जो बेस्टाइल का जो बिल्डिंग था, वो जो किला था, प्रिजन था, उसको तोड़ फोड़ कर डिमोलिश करके गिरा दिया गया। तोड़ ताड़ के उसको क्या कर दिया गया? बराबर कर दिया गया। उसके तोड़ने के पीछे रीजन क्या था? आखिर उस पैलेस को क्यों तोड़ा गया? क्यों उस पैलेस को आखिर तोड़ा गया? रीजन क्या था उसके पीछे? तो लोगों का एक ऐसा सोच बोल सकते हैं, फिर एक ऐसा सिंबल की तरह वो निकला कि जो राजा का वो साइन है, वो जो प्रिजन है वो राजा के राजशाही का साइन है, वो उसके एब्सोल्यूटिज्म का साइन है। एब्सोल्यूटिज्म मतलब ऐसा हो गया कि मतलब ऐसा होता है ना, एब्सोल्यूट मतलब होता है परफेक्ट, बिल्कुल। जो राजा बोलता था वो पूरी फ्रांस को
फ्रांस की जनता को मानना पड़ता था, ठीक है। तो उसके खिलाफ हो गया कि भाई राजा का जो राजशाही है उसको तोड़कर वो नीचे गिरा चुके हैं, ठीक है। और फिर वो जो टूटा फूटा टुकड़ा था उसको बाजार में बेचा गया, ताकि लोग दिखा सके कि राजा का जो पावर था उसको लोग तोड़ तोड़ के क्या कर रहे हैं, मार्केट में रोटी और कपड़ा जैसा बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट था। और बोलते इसी दिन को लोग बोलते हैं यहीं से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ यही नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, लगातार इवेंट्स होते रहेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सत्ता में चेंजेस होते रहेंगे। जो सिस्टम ऑफ रूलिंग है, जैसे फिलहाल क्या चल रहा होगा, अभी लोग देखेंगे फ्रांस में क्या चल रहा होगा, मोनार्की सिस्टम चल रहा होगा। मोनार्की सिस्टम मतलब हिंदी इसका होता है राजशाही, यानी कि जो राजा है वो डायनेस्टी में चलेगा। सपोज करता है कि अगर हम किसी कंट्री के राजा हैं, तो अगर सपोज वहाँ मोनार्की सिस्टम है तो मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। मतलब जनता में और किसी को मौका ही नहीं मिलेगा, जो होगा मेरे फैमिली तक लिमिटेड हो जाएगा, जो होगा मेरे डिसेंडेंट तक, मेरा बेटा बेटा बेटा, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो फ्रांस में ये सिस्टम था। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे जब इवेंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो मोनार्की सिस्टम है उसको हटा के क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगा। देखो मोनार्की सिस्टम है और किंग है आपका लुईस 16, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग अभी। लुईस 16 किंग है, मोनार्की आएगा। अब बात ऐसा हो जाता है, अच्छा ठीक है, इसको उतना डिटेल में नहीं करते हैं, आराम से टॉपिक वाइज चलेंगे, सिंपली बताते हैं। इसके बाद क्या होगा, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होगा, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होगा। और वो नेशनल असेंबली जो है वो कन्वर्ट कर देगी, वो कन्वर्ट करेगी फ्रांस के मोनार्की सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि मोनार्की तो चलेगा भाई, राजा जो है वो राजा तो रहेगा, बट अब राजा जो है वो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अब राजा जो है वो काम करेगा संविधान के हिसाब से। इसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसके बाद रिवॉल्यूशन यहाँ पे रुकता नहीं है, रिवॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकता, रिवॉल्यूशन तो अभी चलेगा ही। कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रांस में, और उसमें से एक सबसे मेजर और सबसे मेन ग्रुप निकल के आएगा जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब क्या करेगा कि पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करने के लिए नेशनल असेंबली को डिसमिस करेगा। उसको डिसमिस करने का तरीका क्या होगा, अटैक करेगा। और जो लुईस 16 जो राजा है और उसकी जो वाइफ है, दोनों को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर देगा। पब्लिकली क्या करेगा, मार देगा। और बाय द प्रोसेस ऑफ गुलेटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुलेटिन। अब ये गुलेटिन कैसे होता है, गुलेटिन का सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत क्रुएल्टी के साथ भरा हुआ है। जैसे ऐसा एक ऐसा बॉक्स टाइप का होगा जिसमें ऐसा राउंड सर्कल में क्या होगा, आरी के टाइप रहेगा, इसमें मुंडी फंसाना रहेगा और ये बड़ा सा आरी वाला ब्लेड है, ठीक है। और काफी हेवी होता है, यहाँ से रस्सी से बांधा होता है, जैसे हम लोग रस्सी छोड़ेंगे आरी वाला ब्लेड धाक से नीचे गिरेगा, और जैसे ही नीचे गिरेगा इंसान का सर अलग, बॉडी अलग। तो ये मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन था जिसको हम लोग गुलेटिन बोलते थे, काफी क्रूअल मेथड था ये, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सिस्टम को खत्म करते हुए फ्रांस को रिपब्लिक घोषित करेगी। और अब जो गवर्नमेंट जो नेशनल असेंबली से आया था, अब वो गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा कन्वेंशन गवर्नमेंट, कन्वेंशन गवर्नमेंट। और इसको लीड कर रहे होंगे मैक्समिलियन रोबेस्पियर। कौन लीड कर रहे होंगे, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। बट दिक्कत ये होगा कि रोबेस्पियर साहब जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि एक साल में बहुत सारे लोगों को क्या कर दिए, गुलेटिन के थ्रू मार दिए। बहुत सारे लोगों को उन्होंने गुलेटिन के थ्रू एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया। इवन उनके खुद के पार्टी वाले जैकोबिन क्लब वाले उनसे परेशान थे कि कितना जल्दी इनको क्या किया जाए, हटाया जाए। एक टाइम आएगा जब इनको खुद गुलेटिन कर दिया जाएगा, जो खुद रॉबेस्पियर है उनको खुद क्या कर दिया जाएगा, गुलेटिन कर दिया जाएगा, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिपब्लिक कन्वेंशन गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद सिस्टम आएगा डायरेक्टरी रूल का। किसका सिस्टम आएगा, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल के सिस्टम में क्या होगा, उसमें एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल।
जो डिसीजंस ले रहे होंगे फ्रांस के लिए, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए होगा 5 डायरेक्टरी मेंबर्स होंगे, 5 डायरेक्टरी मेंबर्स होंगे। अब 5 मेंबर्स रखने का रीजन यही है कि भाई पिछले बार क्या हो गया था, कहाँ गया वो रॉबेस्पियर जो था पिछले बार, क्योंकि उसके पास अकेले का पावर था, अकेले पावर था, देखो बहुत लोगों को मार के निकल गया, सबका गला काट के निकल गया। इसलिए अब जो पावर को है 5 लोगों में डिवाइड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बट ये 5 मेंबर वाला भी ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। आपस में इन लोगों का लेजिस्लेटिव काउंसिल का बना, न 5 मेंबर का बना, और काफी इन लोग करप्टेड नेता, करप्टेड मेंबर बन के निकल गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फायदा उठाया कौन, क्योंकि अब इनके बीच में तालमेल मिलना बंद हो गया था, पॉलिटिकल सिचुएशन काफी क्या हो गया था, इंस्टेबल हो गया था फ्रांस का। और इस मौके का बिल्कुल सही फायदा उठा के यहाँ पे निकला नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचता है नेपोलियन, और फ्रांस की जनता उनको बहुत मानती भी है, बहुत अच्छा उनका हीरो वाला वेलकम होता है उस टाइम में। और वो बोलते भी हैं, एक लाइन बोलते हैं क्या, अगर इससे पहले हम आते तो बहुत अर्ली हो जाता, और इसके बाद आते तो बहुत देर हो जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली सही टाइम पे आए हैं। एग्जैक्टली किस टाइम पे आए हैं, सही टाइम पे एकदम आए हैं। और आते ही डायरेक्टरी रूल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नेपोलियन जो है आते ही डायरेक्टरी रूल को क्या करता है, खत्म कर देता है। और डायरेक्टरी रूल खत्म करके वो स्टार्ट करता है कॉन्सुलेट का सिस्टम, कॉन्सुलेट का सिस्टम, जिसमें उसने गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट कॉन्सल, सेकंड कॉन्सल, थर्ड कॉन्सल। फर्स्ट कॉन्सल वो खुद नेपोलियन रहा, और सेकंड थर्ड कॉन्सल के लिए क्या हुआ, वोटिंग हुआ। सेकंड थर्ड कॉन्सल के लिए क्या हुआ, वोटिंग स्टार्ट हुआ। एक टाइम और आएगा जब 1804 में 1804 में नेपोलियन खुद को क्या कर लेगा, क्राउन, खुद को राजा साहब, खुद को सम्राट बना देगा फ्रांस का। अब ये सिस्टम देखो कि मोनार्की से खत्म होते होते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर रिपब्लिक, फिर डायरेक्टरी रूल, फिर कॉन्सुलेट का सिस्टम। अब वापस से जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी, जो मतलब डेमोक्रेटिक जो हो चुका था कंट्री फ्रांस, वापस से नेपोलियन को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, मोनार्की में, खुद को राजा साहब। हालांकि वो बात अलग है कि वो मोनार्क सिस्टम से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर था, इटली में बॉर्न था, फ्रांस में पढ़ा लिखा था, और फ्रांस के प्रति काफी प्यार करता था फ्रांस से। और वो लोकल कमांडर से सीधे राजा बन जाना, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, वो काफी बड़ी बात है उनके लिए। ठीक है, तो 1804 में खुद को क्राउन करता है। उसके बाद काफी इसकी सिचुएशन बदल जाती है। क्यों, क्योंकि क्राउन करने के बाद, यानी कि सम्राट बनने के बाद, जो बाकी देश, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे, वो इसके आर्मी से या इसकी आर्मी की पॉलिसी से या इसके बनाए हुए रिफॉर्म से खुश नहीं हुए। उनका मिला जुला रिएक्शन आया। स्टार्टिंग में काफी रिफॉर्म से खुश हुए। रिफॉर्म क्या होता है, जैसे इन्होंने कई तरह के चेंजेस किए, जैसे वेट मेजरिंग हो गया, सबको इक्वल किया, इसको बाद में समझाएंगे। वेट मेजरिंग को इक्वल किया, डेसिमल सिस्टम स्टार्ट किया। सब जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उसमें नेशन का भावना जगाने की कोशिश की इन्होंने। अपने आर्मीज को, जैकोबिन क्लब के मेंबर भी रहे, और अदर कंट्रीज में भी जैकोबिन क्लब को सेटअप करने में काफी मदद किया, जिसके थ्रू जो फ्रेंच आर्मी है अलग अलग यूरोपियन कंट्री के अंदर गई, और वहां पे जो नेशनलिज्म का धारा है, जो विचारधारा है, उसको फैलाया कि हाँ भाई, आपका भी एक कंट्री होना चाहिए, आपका भी एक स्टेट नेशन होना चाहिए। ठीक है, तो 1804 में क्राउन करते हैं, और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है वो खत्म होता है, और मोनार्की सिस्टम आ जाता है। हालांकि 1815 में वाटरलू के वॉर में लगभग सारे जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, वो नेपोलियन के इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप पे अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, पूरे यूरोप को अपने कब्जा में करना चाहता था। इसकी वजह से मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ हो गए थे, और सब लोगों ने क्या किया, उसको 1815 में वाटरलू के वॉर में हार गया वो इंग्लैंड से, और उसके बाद 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर से जो गद्दी है, मोनार्क सिस्टम, जो कहाँ एक टाइम में पहुंच गए थे, डेमोक्रेटिक को पहुंच गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था फ्रांस में, सब कुछ आ गया था फ्रांस में, बिल्कुल सही चल रहा था फ्रांस। थोड़ा सा करप्शन था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, वहां पे सही संभाल रहे थे नेपोलियन। फिर खुद को राजा जो बनाया वहां पे गड़बड़ाया, और राजा के बाद लास्ट में आ गया लुइस 18 राजा बन गया। और फिर से यहाँ पे क्या हो गया, मोनार्की सिस्टम, मोनार्की या डायनेस्टी फिर से स्टार्ट हो गया। डायनेस्टी जो है रूल करके फिर से सिस्टम फ्रांस में स्टार्ट हो जाता है। इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडिया में भी बहुत लोग जो थे इससे इंस्पायर थे, जैसे टीपू सुल्तान हो गया। टीपू सुल्तान वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। टीपू सुल्तान हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ये लोग ऐसे
लीडर्स थे जो काफी इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर एक भावना डाला, नेशनलिज्म का भावना डाला, नेशन बिल्डिंग का भावना डाला, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या है, लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे हमको उसको फॉलो करना है, कैसे एक नेशन हुड होना चाहिए बनाने का, ये सब चीज़ों के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें सिखाया। दैट्स वाई चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिलहाल तो ये बस नॉर्मल सा ओवरव्यू था। कल से फिर से इसको हम लोग बढ़िया से, फिर से नहीं मतलब कल से इसको स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक से जो सोसाइटी का कंडीशन है यहाँ पे फ्रांस के अंदर, उससे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।